नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है और इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल का पुस्तक हमारी पृथ्वी पढ़ेंगे और इस पुस्तक का अध्याय 4 हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अध्याय का नाम है मानचित्र। बच्चों, इस अध्याय का यह दूसरी वीडियो है और इस अध्याय में हम लोग मानचित्र की भाषा को समझेंगे, जिसमें प्रतीक, चिन्ह, रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र में दिशा दिया होता है, ये दिशा क्या है ये जानेंगे। और पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने रंग का चर्चा किया था, तो ये रंग का उपयोग किस प्रकार से मानचित्र में होता है ये भी पढ़ेंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि रेखा चित्र किसे कहते हैं और खाका किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अध्याय 4, जिसका नाम है मानचित्र। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानचित्र की भाषा क्या होती है। मानचित्र में तथ्यों को दर्शाने के लिए, जो कुछ उसमें दिया गया है उसको दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही मानचित्र की भाषा कहते हैं। अब जैसे कहीं हमको तालाब दिखलाना है तो वहाँ तालाब नहीं लिखते हैं, वहाँ एक तालाब का आकृति वहाँ बना देते हैं। तो जो मानचित्र, इसके 4 प्रमुख तत्व हैं। आपसे पूछे कि मानचित्र के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा कि पैमाना, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रतीक चिन्ह, दिशा तथा रंग है। तो शुरू करते हैं पैमाना से। पैमाना हम किसे कहेंगे? बच्चों, स्थल पर मतलब जमीन पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? मान लीजिए आपके गांव का एक मानचित्र बनाया गया है और आपके विद्यालय से आपका घर या आपके घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है। तो अब हम 1 किलोमीटर का कागज़ पर तो मानचित्र नहीं बना सकते हैं, हम छोटे कागज़ पर मानचित्र बनाएंगे। लेकिन हम मानचित्र पर दिखलाएंगे कि 1 सेंटीमीटर, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक ज़मीन पर 1 किलोमीटर का दूरी है। तो जब हम आपके घर से विद्यालय की दूरी को देखेंगे तो मानचित्र पर वो 1 सेंटीमीटर दिखेगा, लेकिन वास्तविक में वो ज़मीन पर 1 किलोमीटर की दूरी है। तो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। अभी जो हम आपका स्कूल का उदाहरण दिए, तो हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो यह पैमाना हुआ। बच्चों, पैमाना के आधार पर मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, छोटे पैमाना वाला मानचित्र और बड़े पैमाना वाला मानचित्र। जब बड़े पैमाने वाले भूभाग जैसे देश, महाद्वीप आदि को कागज़ पर दिखाने हेतु छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 200 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब जैसा अभी हम बताएं कि मानचित्र पर आपके घर और विद्यालय की दूरी 1 सेंटीमीटर बतला रहा है, तो वास्तविक में वो 1 किलोमीटर दूरी है। तो अगर मानचित्र पर किसी स्थान की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो स्थल पर वो 200 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। 200 किलोमीटर के लिए हम लोग सिर्फ 5 सेंटीमीटर का अनुपात रखें। तो यहाँ चित्र देखिए कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 50 किलोमीटर के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर जाते जाते 200 किलोमीटर कवर करेगा। जब छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे गांव, शहर आदि को दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल पर के 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है। बच्चों, ऊपर का उदाहरण में 200 किलोमीटर था और यहाँ पर 200 मीटर ही बताया जा रहा है, तो 200 मीटर के लिए भी हम 5 सेंटीमीटर का ही उपयोग कर रहे हैं। तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब यहाँ चित्र में देख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है वो 50 मीटर के बराबर है, तो
तो 5 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो 200 मीटर के बराबर हो जाएगा। छोटे पैमाना में हम किलोमीटर को लिए थे और बड़े पैमाना में हम मीटर को ले रहे हैं, क्योंकि ये गांव शहर छोटा जगह का है। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र में छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियाँ समाहित होती है। जितना बड़ा पैमाना लेंगे उतना अधिक जानकारी हमको मानचित्र में डालना संभव हो जाएगा। अगर हमें पैमाने की सही जानकारी हो तो हम मानचित्र के माध्यम से स्थल पर दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर आपका मानचित्र जैसे विद्यालय के उदाहरण दिए थे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो उस मानचित्र में आप बहुत सा ऐसा स्थानों को बता सकते हैं जो आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर 2 सेंटीमीटर आपके मानचित्र पर आ रहा है तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर हमें पैमाने की सही जानकारी हो जाए, हम समझ जाएं पैमाने को, तो हम मानचित्र के माध्यम से स्थल पर दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को आसानी से बता सकते हैं। आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। यहाँ चलिए उदाहरण दे रहा है 10 किलोमीटर है और इसे मानचित्र में 1 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया गया है। तो आपके मानचित्र का पैमाना क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या 1:10 कह सकते हैं। तो अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अब चलिए दूसरा है बच्चों प्रतीक, चिन्ह, रूढ़ चिन्ह। तो आइए अब हम लोग मानचित्र पर अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है वो देख लेते हैं। पहले कुछ चिन्हों को आप देखिए मानचित्र पर, तब फिर इस पाठ को हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए ये चिन्ह है और इसमें देखिए रेलवे लाइन दी गई है। सबसे पहले ये बड़ी लाइन है, फिर दूसरी वाली चिन्ह मीटर लाइन की है और तीसरी रेलवे स्टेशन की है। उसी तरह सड़कों का चिन्ह दिया गया है, पहले पक्की सड़क है फिर कच्ची सड़क है। सीमाओं के बारे दिया गया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे दिखलाया जाता है, राज्य सीमा कैसे दिखलाया जाता है, जिला का सीमा कैसे दिखलाया जाता है। नदी का चिन्ह देखिए बच्चों, ये कुआं का चिन्ह है, तालाब का चिन्ह है और पुल का चिन्ह है। इसी तरह मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद का चिन्ह है। यहाँ पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखा जाता है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ लिखा जाता है, पुलिस स्टेशन को पीएस लिखा जाता है बच्चों। उसके बाद बस्ती का यहाँ चित्र दिया गया है जो एक फ्लैट की तरह दिख रहा है, बिल्डिंग की तरह दिख रहा है। फिर कब्रिस्तान का चित्र दिया गया है जो गुंबद आकार का दिखाया गया है। नीचे पेड़ और घास का चिन्ह पेड़ और घास की तरह ही दिया गया है। तो ये चिन्ह बताते हैं कि उस स्थान पर क्या है। ये चिन्ह रेखा, बिंदु, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि के द्वारा दिखलाए जाते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से अपरिचित हैं तब भी हम मानचित्र में दिए गए इन चिन्हों की सहायता से उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त भौतिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों ऐसे क्षेत्र में हम चले गए हैं जहां का मानचित्र को हम भाषा को हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चिन्ह बता देंगे कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि इन प्रतीक चिन्हों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मति है, एक सहमति हो चुकी है कि यही चिन्ह पूरी दुनिया के लोग अपने मानचित्र में दर्शाएंगे। तो आप कहीं भी जाएंगे तो ये चिन्ह मिलेगा, आप समझ जाएंगे यहाँ कुआं है, यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ घास के मैदान है, यहाँ जंगल है, यहाँ रेलवे लाइन है। ये चिन्ह देखकर ही समझ जाएंगे। तो ये चिन्ह रूढ़ या प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं। अब बच्चों चलिए दिशा के बारे में समझते हैं। आप यहाँ मानचित्र के ऊपर तरफ देखिए, एक तीर का निशान अंकित है और इस तीर के निशान के ऊपर उत्तर ऊ लिखा हुआ है, यानी कि उत्तर, और एन लिखा होता है। यह तीर का निशान बतलाता है कि इधर उत्तर दिशा है। जब हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है तब हम चारों दिशाओं को आसानी से खोज पाते हैं। यहाँ चित्र में देखिए सबसे पहले 4 दिशा दिया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम। तो ये 4 दिशा प्रधान द्विग बिंदु कहे जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा कि ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम प्रधान द्विग बिंदु हैं और इन द्विग बिंदुओं के बीच 4 और दिशाएं होती है। जैसे यहाँ देखिए उत्तर पूर्व, फिर दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण पश्चिम,
तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये देखिए बच्चों, यहाँ एक कंपास का चित्र है जिसको हिंदी में दिक्सूचक कहते हैं। तो किसी भी स्थान पर उत्तर दिशा का पता दिक्सूचक यानी कंपास की सहायता से लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई का तीर हमेशा उत्तर दिशा को दिखाती है। बच्चों, ये विद्यालय में भी आपका विज्ञान किट में दिया हुआ है, इसको आप निकालिए और उसको देखिए कि इसको आप कहीं भी रख देंगे तो इसका जो सुई है वो जिधर दर्शा रहा है समझिए उत्तर दिशा उधर ही है। आप अभी बहुत ज़्यादा स्थानों पर नहीं घूमे हैं, इसलिए आपको लगता होगा कि उत्तर दिशा एक ही और होता है, लेकिन नहीं। आप दूर दूर घूमने जाएंगे तो उत्तर दिशा अलग अलग दिशाओं में आपको दिखेगा और वो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। तो वहाँ ये कंपास, ये दिक्सूचक आपको मदद पहुँचाएगा उत्तर बतलाने में। जब उत्तर पता चलेगा तो हमको दक्षिण, पूरब और पश्चिम का भी पता अपने आप लग जाएगा। तो ये दिशा की जानकारी भी मानचित्र में दी जाती है। अब चौथा, रंग। मानचित्र पर तथ्यों को अस्पष्टता से दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग होता है, जिसकी चर्चा हम लोग वीडियो 1 में भी कर चुके हैं। जैसे जल के लिए नीला रंग, रेल मार्ग के लिए काले रंग, वन तथा वनस्पति के लिए हरा रंग और कृषि खेती के लिए पीला रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। और भी अन्य तथ्यों को इन रंगों से दर्शाया जाता है। इसमें एक बात खाली आप ध्यान रखिएगा कि पर्वत को लाल रंग से दर्शाया जाता है। इसी में हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं और कुछ गलत बता देते हैं। पर्वत को लाल रंग से दर्शाया जाता है। बच्चों, ये हो गई मानचित्र पर क्या क्या होता है उसकी जानकारी। अब हम लोग चलिए रेखा चित्र के बारे में पढ़ते हैं। ये रेखा चित्र क्या है? बच्चों, रेखा चित्र जो पैमाने पर आधारित नहीं होता है, इसमें कोई माप नहीं डाला जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर ऐसा कुछ डाला नहीं जाता है और यह याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है। बच्चों, आप किसी ऐसे गांव में अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं जिसका आपको रास्ता पता नहीं है, लेकिन आपका दोस्त एक कागज़ पर वो रास्ता बनाकर बतलाता है कि देखो इस रास्ते में ऐसे जाना और यहाँ से यहाँ मुड़ना, यहाँ चौराहा आएगा, यहाँ से घूम जाना, जो पहला गांव पड़ेगा वो मेरा गांव है, गांव में इस गली में घुसना। और इस तरह वो जो कागज़ में आपका मित्र रास्ते की जानकारी लिखकर बना कर देता है वह ही रेखा चित्र कहलाता है। और एक कागज़ पर उसका यह कच्चा नक्शा भी कहलाता है और इस कच्चे नक्शे को ही रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र बिना पैमाना के बनाए जाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह अगर हम किसी कागज़ पर किसी को कलम से, पेंसिल से कुछ चित्र बना के बताते हैं कि ये रास्ता इधर से गया, यहाँ मुड़ना है, यहाँ चौराहा है, यहाँ से घूम जाना है, और इस तरह उसको हम अगर सही रास्ता बता देते हैं तो इससे वो उस स्थान पर पहुँच जाता है और यही बनाया हुआ चित्र रेखा चित्र कहलाता है। अब बच्चों, रेखा चित्र का ही विकसित रूप खाका कहलाता है। आइए जानते हैं खाका किसे कहेंगे। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। इसमें पैमाना का उपयोग होता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह मानचित्र पर होता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियां जो हमारे काम की है, हमारी आवश्यकता की है, वह हमें मानचित्र से नहीं मिल सकते हैं। जैसे आपको घर बनाना है तो कितने कमरे होंगे, शौचालय कहाँ होगा, रसोई घर कहाँ होगा, पूजा घर कहाँ होगा, सीढ़ी रूम कहाँ होगा, कितने लंबाई चौड़ाई के घर होंगे, सारे आपको मानचित्र में नहीं मिल सकते हैं। इसके लिए हमें खाका तैयार करना होगा। तो जो आप घर बना रहे हैं उसकी भवन की ऊंचाई कितनी होगी, उस वहाँ कमरों की लंबाई कितनी होगी आदि हम इस खाका में बना सकते हैं। तो ऐसी जानकारियों को हम खाका के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो चित्र दिया हुआ है देखिए, ये खाका बना हुआ है। खेल का मैदान यहाँ पर होगा, यहाँ खेत हैं, यहाँ डोभा बना हुआ है, इसके बगल में पंचायत भवन है, पंचायत भवन के ठीक आगे बैंक है, यहाँ बाजार लगता है, यहाँ पर आपको 3 घर है, यहाँ फलों का बगीचा लगा हुआ है और तीर से रास्ता बताया गया है कि कैसे कैसे हमको बैंक तक जाना है। विद्यालय भवन बने हुए हैं, विद्यालय भवन के बगल में कारखाना है, ठीक उसका आगे एक कुआं है। तो ये क्या है, एक स्थान का हम लोग खाका तैयार किए हैं। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं कि
रेखा चित्र हम किसे कहेंगे और खाका किसे कहेंगे, तो यह पुस्तक को अगर आप 2-3 बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को भी ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेखा चित्र और खाका हम किसे कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से पुस्तक पढ़ते रहिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।